ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। ग्लोबल अड्डा में आपका स्वागत है। एक खुफिया एजेंसी, ऐसी खुफिया एजेंसी जिससे सब खाते हैं खौफ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजरायली खुफिया एजेंसी की, जिसका नाम है मोसाद। और मोसाद के ऊपर कई सारी फिल्में अब तक बन चुकी हैं, उसके कई सारे ऑपरेशन का जिक्र हो चुका है इन फिल्मों में। लेकिन हालिया जो घटनाक्रम हुआ, ईरान के ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ, उसमें मोसाद का बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है। वैसे भी इसके पहले मोसाद के जो जो ऑपरेशन हुए हैं वो अभी रिसर्च का विषय है कई लोगों के लिए कि ये कैसे कर दिया इन्होंने। इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि मोसाद ने ईरान के ऊपर कैसे हमला बोला और क्या प्लानिंग थी, इसके पीछे क्या दिमाग था, कैसा खेल था, सब कुछ समझेंगे। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उनके पास जाते हैं। सर, मोसाद बिल्कुल नाम तो सुना होगा, और वो नाम ऐसा है पूरी दुनिया में इस वक्त कि अगर कहीं भी कोई ऐसी स्ट्राइक करनी हो जो कल्पनाओं से परे हो, आपके दिलो दिमाग में हो, ख्वाबों ख्यालों में ना हो, तो वो काम मोसाद कर सकती है। मोसाद ने जो अभी आपने आज सुबह खबर देखी, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बाकी चैनल्स पे भी देखे होंगे, सब ने दावा किया होगा कि देखिए हमने सबसे अच्छे से कवर किया है, बताया है कि ईरान पर इजराइल ने कैसे अटैक किया। लेकिन आज हम आपको इस पूरे वीडियो में, ग्लोबल अड्डा की इस पूरे वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे कि ये गेम कैसे हुआ, मोसाद का क्या रोल था, और अगर मोसाद ना होती तो ये हमला भी ना होता। मोसाद ना होती तो हमला भी ना होता। कुछ वीडियो जो हैं वो एक्स पर तैर रहे हैं और उसमें ये ठीक उसी तरीके से है जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद फुटेज जारी किए गए, बताया गया कि देखिए यहाँ पर मिसाइल जा रही है और लगता है कि वो मिसाइल या जो भी बॉम्ब गिरा है उसके ऊपर कैमरा है, और जब तक वो फटता नहीं है तब तक का पूरा फोटो, पूरा पिक्चर जो है वो कैप्चर हुआ। कई सारे प्रिसाइज अटैक किए। ऐसे प्रिसाइज अटैक कहीं पूरी दुनिया में नहीं देखने को नहीं मिलते। एक फ़ोटो है, अगर मैं कहूँगा अपने प्रोड्यूसर से कि वो फ़ोटो बीच में दिखाएं। इस फ़ोटो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जब IRGC के कमांडर को मारा गया, जो उनका घर था, वो बिल्कुल उसी फ्लोर को हिट किया गया जहाँ वो रहते थे। पूरी बिल्डिंग को नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दो, नहीं, उस फ्लोर को। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि जब ये अटैक हुआ, ये सवाल मेरा पुनीत से, अपने दर्शकों से है कि जब इजराइल ने अटैक किया तो बदले में ईरान अटैक क्यों नहीं कर पा रहा अभी तक। सबसे पहले तो ये खबर आई कि इजराइल ने अटैक किया और सबसे पहले उसकी सुरक्षा प्रणाली जिसे कहा जाता है, सबसे पहले उसको ध्वस्त कर दिया। कैसे ध्वस्त हुई? अब ये तो आप बताएंगे कि क्या कैसे ऐसे ध्वस्त हुई कि मोसाद के ऑपरेटिव्स पहले से ही ईरान में मौजूद थे। वो इस हमले के, यानी कि जो आज की तारीख चुनी गई, उससे चंद रोज़ पहले ईरान में लैंड होते हैं। वो फुली इक्विप्ड होते हैं, कमांडो होते हैं, और कम से कम उनकी 8 से 10 ब्रिगेड होती हैं। उनके पास सारे अत्याधुनिक वेपन होते हैं, ख़ासतौर पे ड्रोन होते हैं, और उन छोटे ड्रोन्स की मदद से उन्होंने ईरान का जो, जहाँ पे मिसाइल रखी थी, एयर डिफेंस की बैटरी रखी थी, और जो एयर बेस थे जहाँ पे रडार सिस्टम था, उनको टारगेट करते हैं ईरान में बैठ के, ठीक ऐसे ही जैसे कुछ दिन पहले यूक्रेन ने किया था रूस में। ये बहुत तगड़ी प्लानिंग, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपके पास जानकारी कितनी। फ़र्क ये था यूक्रेन और रूस में कि यूक्रेन में जब अटैक किया गया तो उन्होंने ट्रक यूज़ किए, ट्रक में वो रखे थे, और वो ट्रक जब रूस में आते हैं तो जो उनके ट्रक के ऑपरेटर्स थे, यानी कि ड्राइवर थे, वो भाग जाते हैं, और कुछ ड्रोन ऑपरेटर्स थे वो उनको एक्टिवेट करके भाग जाते हैं। बाकी फिर वो GPS से कंट्रोल होते हैं। इस बार इन्होंने क्या काम किया कि अपने ऑपरेटिव्स को ठीक ऐसे ही ईरान में दाखिल किया। काफ़ी समय पहले से थे, उनके पास ड्रोन थे। उन्होंने एयर बेस के पास जहाँ जहाँ मिसाइल रखी थी, जो मिसाइल के अड्डे थे, लॉन्चर्स थे, और जो उनका बैटरी सिस्टम था जो एयर डिफेंस का होता है, रडार थे, उनको पहले उन्हें आइडेंटिफाई किया और उनको वहाँ से ध्वस्त किया। मतलब तो ग्राउंड ऑपरेशन भी किया, हाँ, मतलब केवल एयर ऑपरेशन नहीं किया, ग्राउंड ऑपरेशन किया। और दूसरी बात,
जो नतांज है, हम्म। नतांज पर भी मोसाद के एजेंट ने अटैक किया। ये अभी की ब्रेकिंग है। अच्छा, नतांज के ऊपर मोसाद के एजेंट्स ने अटैक किया। नहीं, इसराइल की मिसाइलों ने भी किया, लेकिन मिसाइलों से पहले जो नतांज पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा था, मतलब वहां पर भी एक तो उस शील्ड को तोड़ना और उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रिसाइज अटैक करना। हाँ, ये हुआ है। और ये भी खबर है कि एक नहीं कई बार उन्होंने बार 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 अटैक किया नतांज पर। अब से कुछ चंद घंटों पहले, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जो भी वक्त होगा आपका, ये मान के चलिए 2 से 3 घंटे पहले भी उस पर अटैक हुआ है। यानी कि नतांज पर अटैक अभी भी जारी है। उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है इसराइल। और इसराइल ने हालांकि दावा भी किया है कुछ इसराइली अधिकारियों ने, पर उनका प्लान ये है कि नतांज को बिल्कुल जमींदोज कर दिया जाए, यानी कि उसमें कुछ बचे ना। लेकिन ईरान जो है वहाँ पर एक खबर आई कि वहाँ एक मस्जिद जो है उसके ऊपर लाल झंडा लगा दिया गया, मतलब वॉर का सिग्नल, जिसके बारे में हम बीते दिनों वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो ये झंडा लगा देने भर से नहीं होता ना। अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आपको रिटेलिएट करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। जवाब क्या दिया जा रहा है और उस तरीके से दिया जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू तो ये कह रहे हैं कि जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक इसको जारी रखेंगे। तो वो सेटिस्फाइड इस बात से तो हैं कि ईरान जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं, जवाब देने की स्थिति में तो नहीं है। जवाब देने की स्थिति में कौन है? अगर अभी तक जवाब देने की स्थिति में ईरान होता तो जवाब आ गया होता। कोई जवाब नहीं आ रहा। इस बार जो इजराइल का अटैक है वो बहुत लीथल है। लीथल इन टर्म्स ऑफ कि प्लेन आएंगे, एयर डिफेंस को बाईपास करेंगे, फिर वो बम डालेंगे, नहीं। इजराइल के एजेंट्स पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने पल पल की जानकारी दी। टोटल कम से कम 10 से 15 टॉप लीडरशिप ईरान की, आर्मी की, IRGC की, रेवोल्यूशनरी गार्ड की साफ कर दी गई। ये बिल्कुल साफ, मतलब उनको मार दिया गया है। तो ये कैसे पॉसिबल होता? ये ऐसे पॉसिबल होता कि जब उनके पास इतनी शानदार इंटेल होती, जब वो उनके ऑपरेटिव्स ऑलरेडी ईरान में होते, मौजूद होते, और वो हर व्यक्ति को, हर आदमी को कवर कर रहे होते। यानी कि जो पेनिट्रेशन है ईरान की आर्मी में और IRGC में इजराइल का, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वो कल्पनाओं से परे है। ईरान कितना पीछे चला गया इसके बाद, क्योंकि IRGC की भी रीढ़, मतलब ये समझिए कि ईरान की सिक्योरिटी की अगर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल। अभी मैं आपको, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी एक ब्रेकिंग आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, आई एम इम्प्रेस्ड विद द इजरायली अटैक। यानी कि मैं इजरायली अटैक से इम्प्रेस हूँ। अब दुनिया का एक ताकतवर मुल्क, उसका सरबराह, उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहता है कि आई एम इम्प्रेस्ड, इट मीन्स कि इजराइल ने कुछ ऐसा करा है जो अमेरिका भी सोच नहीं सकता, जो अमेरिका की कल्पनाओं से परे है। तो अमेरिका की कल्पनाओं से परे काम करना, जैसे कह रहे थे, अपने बेटों को कहता है शाबाश तूने वो काम किया जो मेरी कल्पनाओं से परे था। तो कुछ ऐसा हुआ है। फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, मोगैम्बो खुश हुआ। हाँ बिल्कुल, मोगैम्बो खुश हुआ। मतलब कुल मिला के आप सोचिए कि ईरान में मोसाद के एजेंट बैठे हैं, IRGC के टॉप कमांडर का घर मालूम है, बाकी जितने भी टॉप जनरल्स हैं ईरान की आर्मी के, IRGC के, सबके पते ठिकाने, फ्लैट नंबर, और एक तो खबर ये भी, हाँ, गली नंबर, मकान नंबर, ये भी खबर है कि उनके जो परमाणु वैज्ञानिक हैं उनके बारे में भी पूरी डिटेल्स है, उनको भी, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। बिल्कुल अपुष्ट खबरें हैं, हालांकि इसका क्लैरिफिकेशन इजराइल की तरफ जल्दी आ जाएगा। नो सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ ईरान इज नाउ सर्वाइव्ड। ईरान का अब कोई भी सीनियर साइंटिस्ट सरवाइव नहीं करता है, यानी कोई जिंदा नहीं बच छोड़ा है इजराइल ने, सब मार दिए गए। और ये इंटेल जुटाना, वो भी ऐसा कि दोनों की इतनी ख़तरनाक स्तर की दुश्मनी है, उसके बावजूद ये सारी इंटेल जुटाना अपने आप में बड़ी बात है। बीते कुछ इनके अगर मोसाद के कुछ ऑपरेशंस की बात की जाए, ये तो इन्होंने लायन करके ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन बीते कुछ ऑपरेशंस की बात की जाए तो उनका बड़ा जिक्र होता है। मसलन हनिये को जिस तरीके से मारा गया, या नसरल्लाह को मारा गया, या परमाणु वैज्ञानिक जो थे उनके ऊपर जब अटैक हुआ था, तो वो हमेशा से चर्चा का विषय है कि ये हुआ कैसे। बिल्कुल, जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब ये है कि ये काम मोसाद कर सकती है, बाकी दुनिया में किसी एजेंसी के पास उस लेवल की हिम्मत या दिमाग की बात, मतलब मुझे ऐसा लगता है। देखिए, जब इस्माइल हनिया
ईरान में थे, उस समय ईरान के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें दुनिया के करीब 70 देशों के डेलीगेशंस थे, राष्ट्रपति थे, भारत की तरफ प्रधानमंत्री से भी गए थे थे, मेरे भारत की तरफ से नितिन गडकरी थे। उस वक्त इस्माइल हनिया भी वहाँ पे आए, उनको भी स्टेट गेस्ट बनाया, उनको भी सरकारी एक मेहमान बनाया कि आप भी शामिल होइए। और इस्माइल हनिया जिस घर में रुके रात को, उस घर को बम से गिरा दिया गया। तो ये इंटेल इजराइल का था। अभी कुछ हमारे पास वीडियो और आ रहे हैं, जिस वीडियो में ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे इस वक्त जब अटैक हुए, यानी कि ये अटैक जब आज सुबह हुए, उस सुबह से अभी तक ये अटैक जारी हैं। तो ये अटैक ख़त्म नहीं हुई, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि सुबह बम डाला उसके बाद निकल गए, नहीं, सुबह भी अटैक हुआ, लगातार हुआ। खासतौर पर नतांज पर तो भयानक अटैक हुआ, सेकेंडरी ब्लास्ट हुए, सेकेंडरी ब्लास्ट तक हुए। कुछ साइट्स तो ऐसी हैं ईरान की, कुछ ठिकाने तो ऐसे हैं जहाँ पे सेकेंडरी ब्लास्ट हो रहे हैं, जो विजुअल हमारे पास आ रहे हैं। अब ये विजुअल ना आए, इसके लिए ईरान की सरकार ने इंटरनेट पे कुछ इलाकों में पाबंदी लगा दी है। तो ये काम किया है इजराइल ने। कुछ सैटेलाइट इमेज भी आई हैं नतांज की, जिसमें कुछ इजरायली एक्स हैंडल हैं, उन्होंने पोस्ट किए, उन्होंने दिखाया है कि एक बड़ा हिस्सा जो नतांज का है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो कुल मिला के मतलब इजराइल का ये अटैक बहुत लीथल है, और ये वन गो ऑल गो टाइप मामला है, यानी कि एक ही बार में हम जब से ही कॉन्फ्लिक्ट, देखिए जब से इसको साफ ही करेंगे। जब से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब ये शुरू हुआ अक्टूबर के महीने से 2023 में, जब इजराइल के ऊपर अटैक होता है हमास का, तब से चीज़ें, और इजराइल ने तब से बड़ा चौंकाया, हर बार चौंकाया, चाहे इस्माइल हनिये पर अटैक करने की बात हो, नसरल्ला इतना भीतर छुपा था कि शायद कोई पता लगा भी ले तो वहाँ तक अटैक करना ये अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला था, लेकिन उस तरीके से अटैक कर दिया कि इस मिसाइल को अंदर तक पहुँचाना और उसके बाद धमाका करना। एक दिलचस्प बात और जिसका जिक्र हमको यहाँ करना चाहिए वो है पेजर अटैक। वो उसने हर तरफ कोहराम मचा दिया। देखिए, पेजर अटैक पूरी दुनिया में अचंभा था और अजूबा था। आप देखिए कि पेजर एक ऑब्सोल्यूट टेक्निक, मतलब जो एक अब चलन से बाहर हो चुकी है, उस पेजर को वहाँ पहुँचाया गया, और इतनी बड़ी संख्या में सबको। हाँ, हिजबुल्लाह के उनको, उनके अंदर ये सुझाव भी दिया गया होगा कि हमको ये पेजर यूज़ करना चाहिए, मतलब कोई चीज़ इंटरसेप्ट नहीं हो पाएगी, और फिर वो पेजर फटते हैं, जिसमें करीब 4-5 लोगों की मौत, 11 लोगों की मौत होती है, और बाकी कम से कम 100-150 करीब उनके ऑपरेटिव्स घायल होते हैं, जो हिजबुल्लाह के होते हैं। देखिए, मोसाद की जब बात होती है, आप उसका पूरा इतिहास ढूंढ के निकालिए पुनीत। इतिहास में उसने ऐसे हैरत अंगेज़ कारनामे किए हैं जो मुझे लगता है कि जनरेशन याद रखेंगे। ईरान जैसे कॉम्प्लेक्स कंट्री में, जो बिल्कुल क्लोज्ड है, तो सोसाइटी ओपन नहीं है, इंटरनेट ओपन नहीं है, लोग भी ओपन नहीं है, ऐसी क्लोज सोसाइटी में जाके डीप पेनिट्रेशन करके वहाँ पर काम करना, और फिर वहाँ पे इतने बड़े बड़े एसेसिनेशंस को अंजाम देना और इतने लोगों को मारना आसान काम नहीं है। आज जो हुआ है वो मोसाद के बगैर इजराइल ये हमला नहीं कर सकता था, ये बात आप मान के रखिए। अच्छा, एक चीज़ और है, बीते दिनों ये खबर आई कि मोसाद इतना तेज़ तर्रार और इतना शार्प है, लेकिन उसके बावजूद, और सिक्योरिटी का भी काम करता है, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने एक दावा किया कि उसके पास इजराइल से के न्यूक्लियर साइट से जुड़ी जानकारियां जो हैं वो मौजूद हैं, और वो जल्दी उनको उनका पर्दाफाश करने वाला है, उनको दुनिया के सामने लेकर आएगा। तो वहाँ पर एक मोसाद का फेलियर क्या माना जा सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता। ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था जिसमें ईरान ने दावा किया था। ईरान ने लास्ट ईयर एक अटेम्प्ट किया था, एक फैमिली थी 6 से 7 लोगों की, जो हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया। वो बेसिकली ईरान मूल के यहूदी थे जिनको ईरान ने हायर किया था, लेकिन उसके बाद इजराइल की जो भी इजराइल की जो सीक्रेट्स हैं वो इतनी आसानी से ईरान तक पहुंचे होंगे, मुझे इसकी उम्मीद कम है। और अगर पहुंचे भी होंगे तो वो क्या फ़ायदा? नहीं, वो क्या जेन्युइन है? सबसे बड़ी बात कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको प्लेस कर दिए जाए जानबूझकर। पूरी ये भी बात है ना कि अब क्या हो रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना। फाइनल तो लास्ट तो हुआ कि इजराइल ने ही अटैक किया। फाइनल ये हुआ कि ईरान
अटैक वापस रेटेलिएट करने की हालत में नहीं है। ये है। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था, मैं थोड़ी इसकी जानकारी मैं बता दूं। आपने पूछा था कि मोसाद ने कब कब क्या किया। देखिए, मोसाद जब इजराइल का निर्माण हुआ 1948 में, उसके बाद ये मोसाद का बनाई गई, और जैसे ही इजराइल बना तब से ही लड़ाई शुरू हो गई थी चारों देशों के साथ। इसको एक 6 डे वॉर भी था, जब 6 अरब कंट्रीज ने इजराइल पे मिलकर अटैक मिलकर एक घेर कर एक प्रकार घेर कर अटैक किया था। तो जो सबसे बड़े ऑपरेशंस हैं मोसाद के, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1960 में इन्होंने एक बंदा था एडोल्फ इचमैन, इनको पकड़ा था। अब एडोल्फ इचमैन कौन थे? एडोल्फ इचमैन वो थे जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप जो बनाया था होलोकॉस्ट का, उसके आर्किटेक्ट थे। अच्छा। हाँ, तो मोसाद ने इनको ट्रैक किया क्योंकि इन्होंने यहूदी मारे थे। अर्जेंटीना में इनका पता चला, और एजेंट्स जो थे मोसाद के, उन्होंने इन्हें कैप्चर किया, और कैप्चर करके वापस सीक्रेटली बिना चुपचाप इजराइल से वापस लेके, अर्जेंटीना से इजराइल लेके आए। अच्छा। और इजराइल में इनको फांसी दी गई कई सालों बाद। तो ये मोसाद का बहुत बड़ा फेमस ऑपरेशन था। एक ऑपरेशन था इनका रेथ ऑफ गॉड 1970s में। ये पूरा जो इसकी जियोग्राफी थी वो यूरोप थी, मिडिल ईस्ट थी। इसमें बेसिकली क्या होता कि 1972 में जब म्यूनिक ओलंपिक होते हैं, तो वहाँ 11 इजरायली एथलीट्स को मार दिया जाता है, और वो मार दिया जाता है, एक फिलिस्तीनी ग्रुप होता है, टेररिस्ट ग्रुप, वो मारता है, और इसको ब्लैक सितंबर भी बोलते हैं। तो जो मोसाद के एजेंट होते हैं वो पूरी दुनिया में फैलते हैं, और ये जो जिन जिन लोगों ने मारा, तो इनकी टारगेटेड किलिंग करते हैं। इस टारगेटेड किलिंग के बाद, यानी कि मोसाद कहता है कि हमने बदला लिया जो हमारे इन्होंने 11 एथलीट मारे थे। एक है ऑपरेशन एंटाबे। एंटाबे बेसिकली युगांडा में किया था। ये भी बहुत फेमस ऑपरेशन था। बेसिकली एयरफोर्स का, इजरायली एयरफोर्स का प्लेन था जो हाईजैक कर लिया था फिलिस्तीन ने, और कुछ जर्मन टेररिस्ट ने। बेसिकली जर्मन मूल के नागरिक थे, पर वो फिलिस्तीनी थे। उन्होंने इसको एंटाबे एयरपोर्ट पे लेके गए युगांडा के। अब युगांडा के एंटाबे एयरपोर्ट पे करीब 102 होस्टेज थे उसमें, और 3 केवल एक उसमें एक इजरायली कमांडर भी मारे गए थे। उनका नाम था योनाथन नेतान्याहू, और ये नेतन्याहू साहब के बड़े भाई हैं। ये बेंजामिन जो हाँ, इनके बड़े भाई, बड़े। और उन्हीं का क्या कह सकते हैं कि उनकी शहादत जो है, उनको हीरो माना गया, और फिर नेतन्याहू को भी हीरो, बेंजामिन नेतन्याहू को भी अब हीरो के तौर पर ही वो मुल्क देखता है। ये और भी ऑपरेशन है। देखिए, एक ऑपरेशन का जिक्र यहाँ पर करना ज़रूरी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चूँकि परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये सब कुछ हुआ है, तो इनके ईरान के जो परमाणु वैज्ञानिक थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ था, और वो बड़ा ऐसा था कि दुनिया कई महीनों तक इसके बारे में सोचती रही कि ये किया कैसे। ये बेसिकली जैसे, और यूक्रेन वाली जो बात हुई कि यूक्रेन ने जिस तरीके से ट्रक जला दिया था, हाँ, वो वैसा ही कुछ था, समझाएं ज़रा। इसमें ये था बेसिकली, जैसे एक नेटफ्लिक्स पे या बाकी जगह बहुत सारी फिल्म आती, वो सीरीज़ आती रहती है। एक सीरीज़ है तेहरान, ये एप्पल टीवी पर आती है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा ऑफिशियली, बट मतलब उसमें वहीं अवेलेबल मिल जाएगी आपको आसानी से, दिख सकता है, आपको समझ सकते हैं। ईरान के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में सेंध लगाई आज से 3-4 साल पहले इजराइल ने, 2018 के आसपास, 2018-19 में, और डोनाल्ड ट्रंप को बताया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अमेरिका को दिए, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो रखे कि ये डॉक्यूमेंट हैं ईरान के। पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम उसमें बनाया गया था, कैसे हमने डिज़ाइन किया, कैसे हमने क्या किया। जैसे ही वो प्रोग्राम डोनाल्ड ट्रंप के सामने आता है, डोनाल्ड ट्रंप हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जस्ट पहले की इस गवर्नमेंट ने ईरान के साथ एक पीसफुल एग्रीमेंट किया था न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। जैसे वो डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आज के बाद ईरान के साथ परमाणु समझौता रद्द। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आते कैसे? ये आते हैं, मोसाद के एजेंट जाते हैं, जो सीक्रेट इनके रिएक्टर्स हैं, जो भी जगह हैं, वहाँ पे सेंधमारी करते हैं, और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं। साथ ही फिर ईरान के जो नतांज और फोडोर के जो साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं,
उनको टारगेट करते हैं, उनको मारते हैं। और एक दफ़ा तो एक बार तो ईरान का एक साइंटिस्ट गाड़ी से जा रहा होता है, तो उसके सामने एक ट्रक आता है, ट्रक रुकता है, ट्रक के ऊपर एक ऑटोमेटिक गन होती है, वो गन उस पर अटैक करती है, और गन जैसी अटैक करने के बाद वो साइंटिस्ट मर जाता है। इस बात की तसल्ली हो जाती है कि साइंटिस्ट मर गया। उस ट्रक में लगा विस्फोट से वो ट्रक कोई उड़ा दे, मतलब कोई सबूत ना बचने पाए। और वो जो गन है वो सैटेलाइट से कंट्रोल होती है। हाँ देखिए, सैटेलाइट से कंट्रोल। अच्छा एक चीज़ और है, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन छोटी सी मैं जानना चाह रहा हूँ। आज है फ्राइडे और 13 तारीख, ये कई लोगों के लिए अनलकी मानी जाती है, इसको अनलकी माना जाता है। ईरान के लिए अनलकी और लकी इजराइल के लिए। नहीं, वो तो खैर देखिए अटैक तो होना था, वो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता व्यक्तिगत तौर पे 13, 12, 17। नहीं, लेकिन ये वहाँ पर बहुत माना जाता है। अच्छा, ईरान में माना जाता है। हाँ मतलब ये वर्ल्ड वाइड भी अगर देखा जाए तो अगर 13th डेट है, हाँ। और फ्राइडे अगर उस दिन पड़ रहा है तो दैट इज़ वेरी अनलकी डे, ऐसा माना जाता है। मैंने अभी गूगल, जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने गूगल भी किया, तो इसमें ये देखिए, इसमें कई लोग मानते हैं कि बहुत बुरा होता है, कुछ अनिष्ट होने की स्थिति रहती है, अनलकी मानते हैं। तो ये अनिष्ट, अनलकी और ये सारी चीज़ें जो ईरान के साथ, लेकिन एक अनलकी और लकी दोनों चीज़ें हैं। आई थिंक देखिए बैड लक जो लेके आई है 13 तारीख, 13 जून, ये हमने पहले भी अपने पुराने वीडियो में बताया था, जो भी दर्शक देखते होंगे, कि इस महीने के लास्ट में हमने बोला था, लेकिन अटैक पहले हो गया। लेकिन ईरान का जो रवैया था वो रवैया कहीं से भी बातचीत का नहीं था। बैड लक ऐसे हो सकता है कि अब आयतुल्ला खामनेई के जो कार्यकाल है वो अब ख़त्म होने को है, और ये भी अब हम आगे की प्रिडिक्शन कर देंगे, क्योंकि हम आमतौर पे कुछ प्रिडिक्शंस हमारे बिल्कुल सटीक बैठे हैं कि ईरान में अब रिजीम चेंज हो सकता है। खामनेई का जो वो दौर है, खामनेई की वो जो एक पावर है, कल्ट है, वो ख़त्म हो सकता है। अगर ये लड़ाई लंबी चली, अगर ये लड़ाई 1 या 2 दिन में ख़त्म हो गई तो खामनेई फिर से कुछ समय के लिए रह सकते हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई 10 से 12 दिन चली, 15 दिन चली, तो फिर ईरान में तख्ता पलट होगा और फिर एक वेस्टर्न ओरिएंटेड एक गवर्नमेंट, मतलब हो सकता है कि जो जिद है वो कहीं भारी ना पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, अड़ियल रवैया नहीं रख करके अगर बीच की चीज़ें हैं तो ठीक है, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। बिल्कुल। बार बार ये कहा जा रहा है कि खामनेई जो हैं वो अटैक करेंगे, या वो कह रहे हैं कि हमारी ताकत देखी नहीं है। तो अभी तो बहुत कुछ चीज़ें जो हैं, जिस तरीके से मोसाद ने ये प्लान बनाया, इसलिए हम आज स्पेशली ये एपिसोड मोसाद पर इसलिए चर्चा कर रहे थे। मोसाद ने जो प्लान बनाया उससे तो ऐसा नहीं लगता कि अभी इसका जवाब देने की हिम्मत, ताकत या स्थिति में अभी ईरान है। लेकिन इजराइल कह चुका है कि अभी अटैक जारी रहेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि ईरान से हम अपनी बातचीत जारी रखने वाले हैं। सोचिए कि खामनेई के दिमाग में जब तक उनको ये खबर पहुंची होगी तो उनको क्या ही लग रहा होगा, कैसा वो फील कर रहे होंगे कि कहाँ तो इनके साथ ही मिलकर अटैक कर देते हैं। इम्प्रेस हो गए डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। खैर, तो ये सब चल रहा है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने प्यार को लुटाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ग्लोबल अड्डा देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।